वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल राजनीति में बदजुबानी से जुड़ी कहानियों पर है। मामला यह है कि बीजेपी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से राहुल गांधी का एक विकृत पोस्टर पोस्ट किया गया। राहुल को रावण लिखा गया और उन्हें धर्म और श्री राम का विरोधी करार दिया गया। कांग्रेस इसके विरोध में देश भर में सड़क पर उतर आई है। कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया है कि राहुल को रावण लिखकर उनकी जान को खतरा पैदा किया जा रहा है। राजस्थान कांग्रेस के नेता ने जेपी नड्डा समेत कई बीजेपी नेताओं पर केस भी दर्ज करा दिया है। हालांकि सोशल मीडिया पर दोनों ही दल एक दूसरे के शीर्ष नेताओं से लेकर प्रधानमंत्री तक के तरह तरह के कार्टून, पोस्टर वगैरह डालकर राजनीतिक हमले करते रहे हैं। केरल कांग्रेस ने पीएम मोदी का एक पोस्टर जारी किया है और उन्हें मोदी बिन तुगलक लिख दिया है। सोशल मीडिया पर यह सांकेतिक लड़ाई दरअसल सांप्रदायिक रंग लिए हुए है। यही वजह है कि एक तरफ पीएम को तुगलक करार दिया जा रहा है तो राहुल को धर्म विरोधी और राम विरोधी। कांग्रेस ने इस पर सख्त ऐतराज जताया है। खुद प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री को राजनीति में शुचिता की शपथ की याद दिलाई है। जबकि दूसरी तरफ मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पार्टी की मान्यता ही खत्म करने की मांग कर डाली है। हालांकि राजनीति में बदजुबानी की कहानी कोई नई नहीं है। पिछले ही संसद में राहुल गांधी ने पीएम मोदी को रावण कहा था, रावण से उनकी तुलना की थी। उससे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री को 100 सिरों वाला रावण गुजरात के इलेक्शन के दौरान बोल चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या राजनीति में शुचिता की बात करने वाले दल और नेता ही बदजुबानी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं? क्या बीजेपी की ओर से पोस्ट किए गए पोस्टर से राहुल गांधी की जान को खतरा पैदा हो सकता है? और जैसा कि विपक्षी दलों का आरोप है कि इंडिया गठबंधन की एकजुटता से घबराकर बीजेपी कम्युनल एजेंडा की राजनीति कर रही है। ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा होगी। लेकिन बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर केस दर्ज हुआ है। राजस्थान में जेपी नड्डा पर यह केस कांग्रेस पार्टी की ओर से दर्ज कराया गया है। राहुल गांधी के पोस्टर मामले में यह केस दर्ज कराया गया है। बीजेपी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक पोस्टर पोस्ट किया जिसको लेकर एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं, तो वहीं राजस्थान से यह बड़ी खबर है जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर केस दर्ज कर दिया गया है। अब इस पूरे मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर आज के दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। राहुल जी का ये नहीं सहेगा हिंदुस्तान। दिल्ली से जयपुर तक और गुजरात से जम्मू और दूर दक्षिण केरल तक कांग्रेस पार्टी नाराज है। सड़कों पर उतरकर बीजेपी का विरोध कर रही है, पुतले जला रही है, नारे लगा रही है। कौन राम के साथ है, कौन रावण के साथ है, कौन धर्म के साथ है, कौन अधर्म के साथ है, कौन अपने पूर्वजों की विरासत के साथ है और कौन उनके पूर्वजों की विरासत के साथ है, जनता को दिखाई पड़ रहा है। जिस तरीके से राहुल जी का उपहास भाजपा ने अपने ऑफिशियल हैंडल से उड़ाया है, ये चौथे दर्जे की राजनीति है। कांग्रेस पार्टी का आरोप है बीजेपी ने राहुल गांधी की तस्वीरों का विकृत चित्रण करके सोशल मीडिया पर डाल दिया। उनको बदनाम न करे। राहुल गांधी वो मसीहा है जो दुख में सुख में लोगों के बीच में खड़ा है। तमाम हरकतों में फेल होने के बाद अब वो घटिया और घिनौनी हरकतों पे आए हैं। इन पोस्टों से नहीं कुछ होगा, लेकिन देश का लोकतंत्र दुनिया में हास्यास्पद बनेगा। देश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी मुकाबले की लड़ाई सोशल मीडिया में हमेशा छाई रही है। एक दूसरे के बड़े नेताओं के खिलाफ दोनों दल सोशल मीडिया पर एक से एक पोस्टर से लेकर कार्टून तक डालते रहे हैं। इन पोस्टर के जरिए एक दूसरे पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। इस बार मामले में एक बार फिर राजनीति का रावण घुस आया। बीजेपी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से एक ऐसा पोस्टर प्रचारित किया गया जिसमें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बढ़ी हुई बाल दाढ़ी वाली तस्वीर के साथ सात और सिर लगाकर रावण लिखा गया। पोस्टर के ऊपर लिखा है, नए युग का रावण यहाँ है, ये दुष्ट है, धर्म विरोधी है। बीजेपी ने आगे लिखा, राम विरोधी है, इसका लक्ष्य भारत का विनाश है। वैसे तो दोनों ही दल एक दूसरे के नेताओं के खिलाफ ऐसे पोस्टर पहले भी जारी करते रहे। इस बार राहुल गांधी को रावण लिखने पर कांग्रेस पार्टी ने सख्त ऐतराज जताया। पहले जयराम रमेश ने बीजेपी की पोस्ट पर ऐतराज जताकर सवाल उठाया कि ऐसा करके बीजेपी ने कांग्रेस सांसद के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाया है। और ये हवाला भी जयराम रमेश ने दिया कि राहुल के पिता और दादी की हत्या
भारत विरोधी ताकतें कर चुकी हैं। फिर प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी का जिक्र किया। राजनीति में शुचिता की शपथ की याद दिलाते हुए बीजेपी की पोस्ट पर आपत्ति जताई। जान को खतरा तो एसपीजी हटाई उन्होंने, और जिसके दादी और जिसका पिता गोलियों से, बम से उनका शरीर छलनी कर दिया गया, चितरे चितरे उड़ा दिए गए, तो शंका तो पूरी है ही कि कुछ भी हो सकता है राहुल गांधी के साथ में। कांग्रेस पार्टी ने 1945 में छपे एक कार्टून की तस्वीर साझा करते हुए आरोप लगाया कि सावरकर के निशाने पर तब भी गांधी थे, आज भी बीजेपी के निशाने पर गांधी ही है। गांधी तो पैदा कर नहीं सके हम 70-75 साल में, पर इन्होंने 10 साल में इतने गोड से पैदा किए कि अब सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। अगर इस पोस्टर पे किसी बीजेपी के सुप्रीम लीडर की फोटो होती तो अभी तक वो बंदा जेल में डाल दिया होता। हालांकि भारत की राजनीति में रावण की दखल पहले भी कई बार हो चुकी है। गुजरात चुनाव के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष ने पीएम मोदी को 100 सिरों वाले रावण की तरह बताया था। तब भी सियासत में शुचिता का सवाल उठा था, और ये सवाल तब भी उठा था जब पिछले महीने लोकसभा में राहुल गांधी ने पीएम मोदी की तुलना रावण से कर दी थी। सियासत में बदजुबानी का सिलसिला थमता नहीं। हर दल एक दूसरे के ऊपर आपत्तिजनक भाषा और व्यवहार का प्रदर्शन करते रहे, लेकिन जब मौसम चुनाव का है तो राजनीति में शालीनता की अंतहीन बहस छिड़ जाती है। आज तक ब्यूरो। राजनीतिक रावण से राजनीति में आखिर किसे फायदा है, कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बताते हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की गई है। बाकायदा कोर्ट में अर्जी दी गई है। जेपी नड्डा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। राजस्थान कांग्रेस के नेता ने जयपुर कोर्ट में अर्जी दी है। राहुल के पोस्टर मामले में केस दर्ज करने की मांग की गई है। हालांकि अभी तक की खबर के हिसाब से केस दर्ज हुआ नहीं है, लेकिन कोर्ट में अर्जी देकर जसवंत गुर्जर ने यह मांग की है कि जेपी नड्डा के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए, क्योंकि बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से रावण बताते हुए राहुल गांधी का पोस्टर पोस्ट किया गया है। वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ऐसे में उन पर मामला दर्ज हो। अब इस पूरे मामले में आगे क्या होगा, इस पर रहेगी हमारी नजर। और इसी पर चर्चा करने के लिए राजनीतिक रावण को बार बार राजनीति के मैदान में क्यों लेकर आया जाता है, किसका है फायदा, इसके जरिए चुनावी जीत मिलेगी क्या, और क्या बदजुबानी की सीमा को हर एक दल यहां पर लांघने की कोशिश नहीं कर रहा है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। तहसीन पूनावाला जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वारिस पठान जी कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे, स्पोक्स पर्सन AIMIM के। तारिक अहमद लारी जी सपोर्टर हैं समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और प्रोफेसर संगीत रागी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए प्रेम शुक्ला जी, अब तो जेपी नड्डा जी को लेकर मामला दर्ज करने के लिए कोर्ट में अपील की गई है कांग्रेस के नेता की ओर से, और इस पोस्टर से क्या हासिल होगा बीजेपी को? प्रेम शुक्ला जी करें। देखिए, ये आपको मैं पोस्टर दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये आदरणीय मोदी जी को रावण कांग्रेस के जो युवा मोर्चा है उनका, यूथ कांग्रेस जो उनकी है, उसके अध्यक्ष हैं बीवी श्रीनिवास। वो जो है 21 अक्टूबर 2018 को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को रावण कहते हैं। तो कांग्रेस को शर्म नहीं आती है? और जब है आप मल्लिकार्जुन खड़गे 10 शीश वाला रावण कहते हैं, 98 गालियां आज तक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, बीभत्स गालियां। रावण तो गाली नहीं है। और एक लंकेश नाम का, लाइटर नोट पे बता रहा हूं, एक लंकेश नाम का ट्विटर हैंडल है, एक्स हैंडल है जी, उसने कहा कि ये मेरा अपमान है, लंकेश का अपमान है, और मैं दशहरे के पहले इस बार जल मरूंगा, क्योंकि मैं सब कुछ हूं, बुद्धिहीन नहीं हूं। ये लाइटर नोट पे कह रहा हूं, किसी को बुद्धिहीन नहीं कह रहा हूं। लंकेश नाम के ट्विटर हैंडल ने भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से श्रीमान राहुल गांधी की रावण जैसी प्रतिमा ट्वीट करने पर सबसे अधिक आपत्ति लंकेश को हुई है। राहुल से अधिक आपत्ति लंकेश को है। तो राहुल गांधी के लोग जो हैं, बीवी श्रीनिवास 2018 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को रावण कह दें, तो ये विमर्श का जो है सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन है। श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे 10 शीश कह दें, और जो सनातन को मिटाने की बात करेगा उसके लिए क्या शब्द कहना चाहिए? मल्लिकार्जुन खड़गे सनातन को मिटाने की बात करते हैं, तो ऐसे पोस्टर बनाए जाएंगे क्या? को मिटाने की और बात भारतीय जनता पार्टी, प्रेम शुक्ला जी, आप लोग दावा करते हैं दुनिया की सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है,
वो पार्टी मुद्दों पर राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी या फिर पोस्टर जारी करके इस तरह से दावा राजनीतिक नहीं लड़ाई सत्य है लड़ेगी? ये चित्रा जी, ये दावा नहीं सत्य है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की विशालतम पार्टी है, ये दावा नहीं है, ये सत्यापित सत्य है। और हम जो विमर्श, और विमर्श कब से नहीं होता जी, विमर्श में रावण के साथ आपका संकेत देना, यानी कांग्रेस अगर करे तो कांग्रेस नीचों की पार्टी है, निकृष्ट लोगों की पार्टी, ये कहना चाह रही हैं आप कि कांग्रेस तो ऐसे ही करेगी, संस्कृत विहीन है, संस्कार विहीन है, गालियां देती है, हत्याएं कराती है। 10 लाख हत्याएं 1947 में करा दिया, 10,000 हत्याएं 1948 में करा दिया, 10,000 हत्याएं 1984 में करा दिया, तमाम हत्याएं तमाम दंगों में कराई। तो आपने ये मान लिया है कि कांग्रेस इस तरह के कुकृत्य करने के लिए मुक्त है। भारतीय जनता पार्टी संस्कार वाली पार्टी है, उसको राहुल गांधी के बारे में ऐसे ट्वीट नहीं करना चाहिए, ये कहना है कांग्रेस का। मैं पूछ लेती हूं तहसीन पूनावाला जी, उन्होंने आपके जो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं उनका ट्वीट भी दिखाया है कि नरेंद्र मोदी को लेकर किस तरह के ट्वीट किए गए। आपके जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से गुजरात चुनाव में 100 सिरों वाला रावण बताकर तुलना की जाती है। राहुल गांधी की ओर से अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं बीते जब सदन के भीतर यह कहा गया कि रावण भी सिर्फ 2 ही लोगों की बात मानता था और इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना करते हैं। तो अगर वो गलत है तो ये भी गलत है, अगर वो सही है तो फिर ये भी सही है। बीजेपी जो बोल रही है, बदजुबानी तो हर जगह से बंद होनी चाहिए ना तहसीन पूनावाला जी। चित्रा जी, अव्वल तो आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और आपके सवाल का उत्तर देने से पहले मैं ये पोस्टर दिखाना चाहता हूँ जो आपने भी दिखाया था। ये पोस्टर है ऑर्गेनाइजर मैगजीन के अंदर, सावरकर जी ने जो ये पोस्टर दिखाया था, थोड़ा सा क्लियर दिया हुआ है, जिसके अंदर ये दिखा रहे कि गांधी जी को, महात्मा गांधी को रावण की तरह। और इसी के बाद कुछ वर्षों में महात्मा गांधी जी की हत्या हो गई और हम जानते हैं उस वक्त ये बात में तथ्य है कि आरएसएस ने मिठाई बांटी थी, ये साबित हो गई, तो लिखा हुआ है सरदार पटेल के पत्र के अंदर। तो राहुल गांधी की आज जान खतरे में है, क्योंकि ठीक उसी तरह का ट्वीट आज भाजपा ने किया है। इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि इस हमारे राजनीतिक स्तर पे जो डिस्कोर्स है वो नीचे आ गया है। चाहे जो बात आपने रखी उस पर हो, या खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, माननीय सोनिया जी के लिए जर्सी काऊ, माननीय राहुल जी के लिए इटालियन बछड़ा, मेरे मित्र शशि थरूर की मरूम पत्नी के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, यहां तक कि कोविड के समय जब हम सब पीड़ित थे, हम सबके वहां कोई न कोई मृत्यु की सूचना आ रही थी, माननीय प्रधानमंत्री वेस्ट बंगाल जाके एक लौती महिला चीफ मिनिस्टर को दीदी और दीदी इस तरह से, जिस तरह से शब्दों का, जिस तरह से उन्होंने उन शब्दों का प्रयोग किया, उसमें मुझे लगता है वो उस प्रधानमंत्री पद की गरिमा को अभी रावण पर ही रहते हैं, अभी रावण पर ही रहते हैं। नहीं, तहसीन पूनावाला जी, प्रेम शुक्ला जी, दोनों लोगों से एक सेकंड सुनिए सर मेरी बात सुनिए। जब राजनीति हावी हो जाती है तो मुद्दे गौर हो जाते हैं। अभी रावण पर ही रहते हैं ना, अभी रावण पर ही रहते हैं, कहीं इधर उधर नहीं भटकते। तहसीन पूनावाला जी, बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे आपके इतने बड़े और वरिष्ठ नेता हैं, वो अगर प्रधानमंत्री की तुलना रावण से करेंगे, राहुल गांधी संसद के भीतर अगर रावण से तुलना करेंगे, तो आज बीजेपी कर रही है, तो दोनों को ही अपने नेताओं पर दर्द हो रहा है। रावण तो किसी को नहीं बोलना चाहिए ना। मैं तो कह रहा हूं पूरे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, पूरा पॉलिटिकल डिस्कोर्स हमारा बेटर होना चाहिए, मैं तो मानता हूं। लेकिन आप अपेक्षा क्या करोगे चित्रा जी, क्या अपेक्षा आप रखोगे जब एक व्यक्ति, माननीय प्रधानमंत्री, संवैधानिक पद पे, सबसे ऊंची पद पे बैठते, सोनिया जी को कांग्रेस की विधवा कहते, कांग्रेस की विधवा रो रही थी, ये कौन से शब्द है? मैं कह रहा हूं सभी को अपनी जुबान पर लगाम रखना चाहिए, सभी को पॉलिटिकल डिस्कोर्स अच्छा रखना चाहिए, चाहे बड़े नेता हो चाहे छोटे नेता हो। मैं तो इस बात से इत्तेफाक रखता हूं, हर एक नेता को, चाहे कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो। लेकिन चाहे वो राहुल जी हो, चाहे वो खड़गे जी हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री हो, जब इस तरह के शब्द निकल रहे, छोटे जो कार्यकर्ता है वो इस तरह की बातें करेंगे। हाँ, पॉलिटिक्स में टिप्पणी होनी चाहिए। अरे यहाँ छोटे कार्यकर्ता कहाँ इस तरह की बातें कर रहे हैं, यहाँ तो बड़े बड़े नेता इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो आपकी बातों पर मैं प्रेम शुक्ला जी से उदाहरण ले लेती हूँ। और अब तो एग्जाम्पल टॉप से कौन देगा, यही तो सवाल है ना। आपने भी कई उदाहरण दिए बीजेपी के बड़े नेताओं को लेकर, आपके भी अध्यक्ष हैं, उनको भी रावण नहीं बोलना चाहिए था, राहुल गांधी को भी रावण नहीं बोलना चाहिए था, बीजेपी को भी इस तरह का। इस पर जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी। मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए ना इस देश के भीतर। प्रेम शुक्ला जी, ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ, उनको बोलने दीजिए। आपने मुझे टोका था इसलिए एक चैलेंज देता हूँ। मेरे में एक ही लाइन फिर आप बोलिए, एक ही लाइन मैं चैलेंज देता हूँ। मैं तो कहूंगा कि यहाँ पर गलत हो रहा है, वहां पे वो दोनों को रोकना चाहिए। प्रेम भाई नहीं कह पाएंगे, प्रेम भाई कहेंगे हम कहे तो चमत्कार, ये करे तो गुनहगार। आप देखना, अभी इसका उदाहरण देखना,
प्रेम शुक्ला जी, देखना उदाहरण। प्रेम शुक्ला जी। देखिए चित्रा जी, संकट ऐसा है कांग्रेस का कि गाय बछड़ा गाली है, गर्लफ्रेंड गाली है, लेकिन नीच गाली नहीं है, तो गंगू तेली गाली नहीं है, मौत का सौदागर गाली नहीं है। साहब, इस देश में राजनीति के विमर्श का स्तर जब से श्रीमती सोनिया गांधी और उनके पति राजीव गांधी है तब से गिरा। 1988 में पहली बार अपने विरोधियों को कुत्ता कहने का पराक्रम श्रीमान राजीव गांधी ने किया था कि हाथी जाति कुत्ते भौंकते हैं, जब बोफोर्स का मुद्दा उन पर उठा था। तो अपने विरोधियों को कुत्ता कहने का निकृष्ट वाक्य का प्रयोग श्रीमान राजीव गांधी ने किया। उसके बाद श्रीमती सोनिया गांधी ने श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी, जो भारतीय राजनीति में संस्कृत और जो है सभ्यता के प्रतीक थे, उनके लिए इतने अभद्र शब्दों का प्रयोग किया कि स्वयं श्री अटल बिहारी वाजपेयी को संसद में कहना पड़ा था कि आप कौन सी परंपरा प्रारंभ कर रही हैं। और मौत के सौदागर से लेकर नीच तक 98 गालियां दी हैं। और आपको गाय गाली लगती है, बछड़ा गाली लगता है, यानी गाय बछड़ा गाली हो गई, नीच ताली हो गई। तो कांग्रेस का जो शब्द ज्ञान है, उस शब्द ज्ञान को भी प्रणाम करने की आवश्यकता है। ठीक कि है, इनका शाब्दिक ज्ञान भी महान है, इनके लिए अच्छे शब्द भी प्रयोग करो। गाय तो भारत में कहीं गाली नहीं कही जाती, ठीक है, लेकिन ये जो है बारंबार गाय को भी गाली मान रहे हैं। वारिस पठान जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संगीत रागी जी भी स्टूडियो में आ गए हैं। उसके पहले जल्दी से अब नकवी जी की ओर से कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी की मान्यता रद्द की जाए। तहसीन पुनावाला जी, एक मिनट, जिस तरह से केरल कांग्रेस ने एक विवादित ट्वीट किया है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गलत तरीके से पोस्टर पोस्ट करके उनको मोदी बिन तुगलक बताया गया है। गर्लफ्रेंड को कोई गाली नहीं मान रहा है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की मान्यता आप भी जानते हैं चित्रा जी, इसका मीनिंग क्या होता है, प्रेम जी भी जानते हैं। कोई इतना भोला नहीं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड के मतलब अलग होता है। लेकिन मौत का सौदागर मैं मानता हूं एक गाली है। और सबसे पहले चित्रा जी, इंडिया टुडे की फैक्ट चेक अभी आप शुरू करवाइए। सबसे पहले मौत का सौदागर ये शब्द कांग्रेस के लिए माननीय गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गौरव यात्रा में 2002 में निकाला था। पलटवार ने सोनिया जी ने बोला था। अब मौत का सौदागर गलत है, मैं कहता हूँ, बोलिए इनको बोलना है मोदी जी ने गलत बोला, नहीं बोलेंगे। आपके शो पे हो गए एक्सपोज, ये देखिए कैसे एक्सपोज होते हैं। ये एक्सपोज करने में मुझे बहुत मजा आता है। ठीक है, अभी रावण पर ही रहते हैं। आप कह रहे हैं कि 2002 में उस समय के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी ने बोला था, तो 2007 को नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनावी प्रचार के दौरान सोनिया गांधी ने बोल दिया था। सर, बदजुबानी होती है, उसको किसी भी तरीके से डिफेंड नहीं किया जा सकता है। मुद्दों की पॉलिटिक्स होनी चाहिए इस देश के भीतर और बदजुबानी बंद होनी चाहिए। मैं बाकी मेहमानों को लेकर आना चाहूंगी। सबसे पहले अब आपके पास आते हुए वारिस पठान जी, बदजुबानी के मामले में तो कोई भी पार्टी किसी से पीछे नहीं रही, सभी एक दूसरे को इस मामले में पीछे छोड़ देना चाहते हैं। देखिए चित्रा जी, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। डेमोक्रेसी की खूबसूरती है एग्री टू डिसएग्री। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, मेरे शायद शुक्ला जी के अगेंस्ट होंगे, तहसीन से मेरे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होगा जी। मगर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के अंदर आप मतभेद रख सकते हो, मनभेद नहीं रख सकते। यहां पर देखा यह जा रहा है, काफी सालों से हम देख रहे हैं कि अब एक दुश्मनी जैसी लड़ाई हो गई है। खास तौर से जब से बीजेपी सत्ता में आ गई है, तो आप ये गाली फोटो तो छोड़ो, हम मुसलमानों को तो हर दिन एक गाली लगती है ना, कि जब हमसे हमारी पूछा जाता है नेशनलिज्म और पेट्रोटिज्म पे सवाल किया जाता है, इससे बड़ी गाली क्या हो सकती है चित्रा जी। जब हम वो लोग हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जानें गंवा दी, देश आजाद हुआ। ये आरएसएस वाले तो थे भी नहीं ना, ये तो 52 साल तक तो हमारा तिरंगे का भी अपमान कर रहे थे, फिर भी हमको हर दिन पूछा जाता है नेशनलिज्म पेट्रोटिज्म, ये बोलो देश में रहना होगा, ये कहना होगा, नहीं तो जाइए आप एंटी नेशनल है, पाकिस्तानी। इससे बड़ी गाली क्या हो सकती है। अब तो हद ये हो गई, गालियां आप सिर्फ ये बैनर पोस्टर पे नहीं रही है, पार्लियामेंट तक गालियां पहुंच गई है। किस तरह से हम आप सबने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर खड़े रह के लोकसभा में एक वो भदूरी नाम के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने मुस्लिम एमपी को गालियां देना शुरू कर दिया। सिर्फ गालियां उन्हीं को नहीं दी, पूरी मुस्लिम समाज को गाली दी गई है। और वहीं पर 2 पूर्व मंत्री पीछे बैठकर हंस रहे। तो इससे अभद्र भाषा, इससे अभद्र गाली क्या हो सकती है। और गाली को प्रोत्साहन कौन दे रहा है, आप आगे सुनिए। गाली को प्रोत्साहन दे रहे मोदी जी। जिस शख्स ने पूरी कौम को गाली दे दी, पूरी मुसलमान समुदाय को गाली दे दी, उसको आपने प्रमोशन कर दिया, उसको आपने कबड्डी टीम का प्रेसिडेंट बना दिया, और प्रमोशन के ऊपर उसको आपने टोंक का जिम्मेदार बना दिया। तो अगर सरकार खुद चाहेगी कि इस तरह की भाषा का प्रयोग हो, इस तरह की आपस में रंजिश हो, इस तरह
कि आपस में मन के अंदर एक दूसरे के खिलाफ जहर भरा जाए तो एक आम नागरिक क्या करेगा? सरकार अगर चाहे तो रोक सकती है, मगर सरकार का एजेंडा ये बन गया है, क्योंकि मेन मुद्दा और मेन एजेंडा से तो सरकार भटक चुकी है। आज अगर मैं भाजपा के प्रवक्ता को सवाल पूछ लूंगा कि 15 लाख मेरे अकाउंट में कब आएंगे, जवाब नहीं है। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, कब मिलेगा रोजगार, जवाब नहीं है। देश में विकास कब होगा, जवाब नहीं है। बस इनके पास एक ही जवाब ये रहेगा, गाय गंगा दंगा मंदिर और गालियां दो, अपनी सियासत चलाओ। खास तौर से मुसलमान को तो ऐसी गालियां दो, अपना इस्लाम को गाली दो, अपना चुनाव लड़ो, पोलराइजेशन करो, ध्रुवीकरण करो और सत्ता आपने जो सवाल खड़े किए प्रेम शुक्ला जी, इस पर जवाब देना चाहते हैं, फिर मैं संगीत रागी जी आपके पास आती हूं। किसी को पसंद नहीं है इस तरह की बातें। ठीक है, उन्होंने उदाहरण तो वाजिब दिया है प्रेम शुक्ला जी कि सदन के भीतर कोई गाली दे, बाद में उसको टोक का सिरमौर बना दिया जाता है। जी नहीं, उसको नहीं सदन के भीतर जो गालियां देकर प्रधानमंत्री को नीच कहे तो कई बार उसका प्रत्युत्तर उस तरह की भाषा में, हालांकि वो भी नहीं दिया जाना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में श्रीमान वारिस पठान कह रहे हैं कि आरएसएस के लोग नहीं थे। भाई, ओवैसी के पूर्वज जो है रजाकार थे और उन रजाकारों ने हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किया। अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे निजाम, और निजाम के तलवे चाट रहे थे ओवैसी के पूर्वज। ये फैक्ट है। अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे कि नहीं निजाम? अब आरएसएस के लिए कहेंगे तो आपको कोई आपत्ति नहीं है, और निजाम के लिए आपको यहाँ पर बदजुबानी को लेकर ही हम लोग चर्चा करने के लिए बैठे हैं। थोड़ा सा ठीक है, वो जवाब बिल्कुल वारिस पठान जी, बिल्कुल सुनिए, जवाब सुनिए, हाँ ठीक है। हम यहाँ पर बदजुबानी को लेकर ही चर्चा करने के लिए बैठे हैं, और बदजुबानी अगर इस्तेमाल की जाएगी ठीक नहीं है, कतई ठीक नहीं है। मेरी बात पूरी होने हम जल्दी से प्रेम शुक्ला जी बात पूरी कर लीजिए, लेकिन सर प्लीज इस तरह की टिप्पणी से बच सकते हैं। प्रेम शुक्ला जी, हम प्लीज जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। आ रही हूँ वारिस पठान जी, बात पूरी हो जाएगी। बोलिए। आप मुझे बताइए, सिर्फ जो है 15 मिनट का नहीं, मुझे बताइए, सिर्फ 15 मिनट का समय, सिर्फ 15 मिनट का समय दे दीजिए, हम सारे हिंदुओं को निपट लेंगे, पुलिस हटा दीजिए। ये वारिस पठान कहते हैं, ये नफरत के वाक्य है कि मोहब्बत के वाक्य है? हिंदुओं का नरसंहार करने की बात वाक्य है, कौन मना करेगा इससे? अब मोहब्बत पर भी भाषण दें। गणपति बप्पा मोरिया बोलने के बाद माफी मांगने वाले, गणपति बप्पा मोरिया बोलने के बाद तौबा करने वाले, ये मोहब्बत की बातें करेंगे। ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ। ठीक है वारिस पठान जी, जल्दी से आप जवाब दीजिए, फिर बाकी रावण पे ही रहेंगे, लेकिन आपने चूंकि कुछ सवाल खड़े किए, मुझे लगता है उनको जवाब देने का मौका देना चाहिए। ठीक है प्लीज, ठीक है प्रेम शुक्ला जी, आप रिपीट करें आप अपनी बात को, मैं जवाब दे देती हूँ। वारिस पठान जी बोलिए जी। जवाब सुनिए, अभी इन्होंने कहा रजाकार, तो सुनिए शुक्ला जी, जो रजाकार थे वो चले गए और जो वफादार थे वो रह गए यहाँ पे, और वफादार वारिस पठान आपके चैनल पे बैठ के बीजेपी वालों की आंखों में आंखें डाल के इनको बराबर जवाब दे रहा है। और जो ब्रिटिशरों के, अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे ना आरएसएस वाले, माफीनामे जो लिखे, देखिए चित्रा जी बराबर बात नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, हाँ ठीक है, प्रेम शुक्ला जी उनको बोल लेने दीजिए। आपने ही शुरू किया रजाकार, आप उस पर जवाब भी सुन लीजिए। ठीक है, अच्छा ठीक है। बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। लारी साहब, ये आरएसएस वाले, सुनिए, अभी प्रमोशन हुआ है प्रेम शुक्ला, अभी प्रमोशन हुआ, आरएसएस का चड्डी से फुल पैंट पे आ गए हैं। सुनिए क्या कर रहे थे, 52 साल तक हमारे तिरंगे का अपमान कर रहे थे ये लोग। एक सेकंड सर, मैं तो बहुत हैरान होती हूँ, बदजुबानी पर यहाँ डिस्कशन हो रहा है और जो लोग प्रवक्ता बनकर आए हुए हैं वही इतनी बदजुबानी कर रहे हैं। सर प्लीज, ये नहीं बोलने पर बिल्कुल नहीं आएंगे आप। वारिस पठान साहब बोलने के लिए आप अपनी एमआईएम की रैली पर दोनों की आवाज डाउन कीजिए। संगीत रागी जी आपके पास आते हुए प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं है। प्रवक्ता यहाँ पर आए हैं बदजुबानी पर डिबेट करने के लिए, उसको डिफेंड करने के लिए। यहाँ पर खुद ही बदजुबानी शुरू करने की इजाजत नहीं दी जा सकती, और जिसको बदजुबानी करनी है प्लीज आप लोग अपने अपनी चुनावी रैलियों में कर सकते हैं, अपने अपने ट्विटर या सोशल मीडिया अकाउंट पर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके पास आते हुए संगीत रागी जी, कांग्रेस पार्टी की ओर से 1945 का एक पोस्टर कार्टून की तस्वीर जारी करते हुए कहा गया है कि सावरकर के निशाने पर तब भी गांधी है और बीजेपी आरएसएस के निशाने पर आज भी गांधी है। रावण वाला पोस्टर जारी करने की क्या जरूरत थी? देखिए, पहली बात तो कि जो महात्मा गांधी हैं उनकी तुलना आप कम से कम इस गांधी से तो बिल्कुल ही मत कीजिए। और वो समय एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई थी। वो एक आप सोचिए कि 4 मई 1940 को गांधी लिखते हैं, हरिजन में लिखते हैं कि एक मुस्लिम रूल विल ऑलवेज बी प्रेफरेबल टू मी देन द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। वैसी स्थिति में सावरकर उनके क्रिटिसिज्म के लिए खड़े होते हैं, और जो वाजिब भी है।
ये गांधी की उक्ति है। 4 मई 1940 को हरिजन में गांधी लेख में दिया है कि भारत के अंदर एक मुस्लिम रूल मुझे प्रेफरेबल है ब्रिटिश रूल से। ऐसी स्थिति में हिंदू महासभा उनको कोई प्रणाम तो करने नहीं जाएगी। स्वाभाविक है कि गांधी उनके निशाने पर होंगे। गांधी जी अंबेडकर के निशाने पर भी थे, गांधी जी कम्युनिस्टों के भी निशाने पे थे, गांधी जी तो सबके निशाने पे थे। उस गांधी की तुलना इस गांधी से तो बिल्कुल ही मत कीजिए। रही बात, दूसरी बात, जितनी गाली गलौज की भाषा एक चुने हुए मुख्यमंत्री और एक चुने हुए प्रधानमंत्री के खिलाफ इस देश में हुआ है, मुझे नहीं लगता है आपके पत्रकारिता जगत में भी, इस देश का बौद्धिक वर्ग ने भी जितनी गाली गलौज की भाषा नरेंद्र मोदी के लिए, मुझे नहीं इतिहास, मैं कम से कम 40 साल से भारत की राजनीति को पढ़ रहा हूं, 32 साल 33 साल तो पढ़ाते हुए हो गया है, मुझे नहीं लगता है कि कोई एक भी ऐसा नेता हो जिसके खिलाफ इतनी गाली गलौज की भाषा की गई हो। आप प्रधानमंत्री के लिए चौकीदार चोर हैं ये शब्द का प्रयोग करते हैं। राहुल गांधी तू तड़ाके की भाषा किसके लिए प्रयोग करते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए करते हैं। हेट स्पीच की बात आप करते हैं तो एक से एक हेट स्पीच यहां पर आया है जिसको कांग्रेस पार्टी ने उसे समर्थन किया है। मैं कहता हूं कि ये, मैं तहसीन सी बात से बिल्कुल सहमत हूं। ये आप गाली गलौज की भाषा कब करते हैं? जब आपके पास तर्क नहीं होते हैं, तथ्य नहीं होते हैं। अभी आपने देखा कि वारिस पठान ने तलवे चाटने इस रंग की भाषा का प्रयोग किया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। इसमें तो कोई सच्चाई नहीं है कि ओवैसी ब्रदर जो थे वो रजाकारों के साथ थे। रजाकार और हैदराबाद के निजाम पाकिस्तानी माइंड को पाकिस्तान के साथ जाने से नहीं, लेकिन इस प्रकार की भाषा का प्रयोग इनको नहीं करना चाहिए। और यदि प्रेम शुक्ला जी जो जवाब दे रहे हैं, नहीं, पाकिस्तान में मजबूरी से नहीं जा सके, ये मजबूरी से नहीं जा सके, ऐसा नहीं था। इनके वंशज चाहते थे कि पाकिस्तान चले जाए, ये जा नहीं पाए। इनके ओवैसी के पूर्वज पाकिस्तान परस्त थे, ये सच्चाई है। वो अपनी मजबूरी से यहाँ रहे हैं, इसलिए वारिस पठान अपने राष्ट्रवाद को लेकर ये सर्टिफिकेट देना हो गया ना कि मजबूरी से यहाँ पर रहे हैं। अरे भाई, जो वफादार थे वो यहाँ पर रह गए, जिनको जाना था वो चले गए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। रावण पर ही रहते हैं, रावण पर ही। इतिहास में झांक कर नहीं देखना है, वर्तमान में रहना है। राजनीति इस वक्त सिर पर है 2-3 राज्यों की, और वहां पर जिस तरह की बदजुबानी सामने आ रही है उस पर भी चर्चा करेंगे। उसमें इतना इतिहास में नहीं जाते हैं। तारिक अहमद लारी जी, लेकिन संगीत रागी ने जो सवाल उठाया, एक चुने हुए मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की ही बात कर रहे थे वो, और उसके बाद प्रधानमंत्री, उनके खिलाफ अब शब्दों का जितना इस्तेमाल किया गया है विरोधी दलों की ओर से, इतिहास उठाकर देख लीजिए, शायद ही किसी प्रधानमंत्री को इतनी गाली पड़ी होगी। इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता जो वो बातें कह रहे हैं। चलिए मैम, हम मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री जी को गाली पड़ी, जिंदा है। यहाँ तो मरे हुए प्रधानमंत्रियों की कब्र खोदी जा रही है। रोज सवेरे उठते हैं तो नेहरू जी को गाली देना चालू करते हैं, और रात में जब सोते हैं तब तक नेहरू जी को गाली देते हैं। कोई नई चीज तो हो नहीं रही है। और मैम दूसरी बात यह है, जो डायलॉगबाजी और जो चल रहा है, मैं बेबाक आदमी हूँ, गलती मेरी होगी, मैं अपनी गलती भी मानूंगा। बोलिए। मैं अपनी गलती भी मानता हूँ कि हम लोग भी गलती किए हुए, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक आदमी की गलती कहूंगा। आज जो आसाम के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हमको हिंदू मुसलमान मियाँ टियाँ का वोट नहीं चाहिए, ये डायलॉग तो 1971 की वॉर के बाद इंदिरा गांधी जी भी बोल चुकी हैं कलकत्ता के मैदान में कि मुझे मियाँ टियाँ का वोट नहीं चाहिए। बेसिकली बीजेपी इज फॉलोइंग कांग्रेस फुटस्टेप्स। जो कांग्रेस ने किया है वही आज काट रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं काट रही है। ये बदजुबानी आज के दौर से नहीं, जमाने से चल रही है। आज बढ़ गई है। आपको कोई गाली दे तो आपको बहुत बुरा लगता है, लेकिन आप अपने मुंह से जिसको चाहे वो अब शब्द बोल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप प्रधानमंत्री हैं। नहीं, आप प्रधानमंत्री का पद जरूर है, आप खुद प्रधानमंत्री नहीं है, पद पे बैठे हुए हैं आप। उसका लिहाज करना चाहिए कि आप किस पद पर बैठे हैं। क्या ये बहुत अच्छा था कि लोग रेनकोट पहन के नहाते हैं? प्रधानमंत्री को अलग अलग करके देखा जा सकता है क्या लाली साहब? जो उस पद पर बैठा है वही तो प्रधानमंत्री हुआ, ये तो नहीं ही परिभाषा कर रहे हैं। बिल्कुल देखना चाहिए। कैसे मैम? बिल्कुल देखना चाहिए। मैंने फिर वही आपसे कहा कि प्रधानमंत्री पद पे कौन व्यक्ति बैठा है वो भी देखना पड़ता है, और किस पद पे कौन व्यक्ति बैठा है वो भी देखना पड़ता है। अरे पद पर वो आदमी तभी बैठता है लारी साहब, आप मेरा सवाल सुनिए। पद पर कोई व्यक्ति तभी बैठता है लोकतंत्र में जब उसको जनता चुनकर वहां पर बैठाती है,
वरना तो आप और हम जैसे तमाम लोग चाहेंगे कि उस पद पर बैठ जाएं। ऐसा नहीं होता है ना लारी साहब, क्योंकि जनता ने चुना है इसलिए वो उस पद पर बैठे हैं। आपके भी 2012 में अखिलेश यादव को जनता ने चुनकर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था, उसके बाद 17-22 में योगी आदित्यनाथ को बनाया। तो आप ये कहेंगे नहीं नहीं प्रधानमंत्री पद को अलग देखा जाए और जो व्यक्ति है उसको अलग देखा जाए, ऐसा कहां हो सकता है? एक ही सिक्के के दोनों पहलू होते हैं दोनों। देखिए एक बार उनकी बात हो जाए, तो कलकत्ता में ममता बनर्जी जी थी तो उनको ओ दीदी करके बात करना बहुत अच्छा था। एक प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने एक प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर के बारे में जिस हिसाब से बात कही वो बहुत अच्छी बात थी। आपने खुद अपने पद की गरिमा ना संभालते हुए आपने अपनी गरिमा गिराई है। प्रधानमंत्री की गरिमा तो वैसी रहेगी, लेकिन आपने अपनी गरिमा गिराई है। क्या ये बहुत अच्छी बात थी कि आप कहें कि कौन रेनकोट पहन के नहाता है? 2-3 जगह से आवाज उठ चुकी है कि पश्चिम बंगाल के सीएम को जब दीदी ओ दीदी कहा गया तो वो क्या था? देखिए वो भी तो तंज ही था ना। देखिए राजनीति में तंज की भाषा कोई ऐसी भाषा नहीं है जिससे आप गलत कह सकते हैं। अविधा लक्षणा और व्यंजना की भाषा जो है हमेशा राजनीति में रही है, लेकिन लोकसभा में गाली गलौज की भाषा यदि आप करें, देखिए मैं अपनी बात खत्म कर ऐसी बात नहीं करनी मैं अपनी बात खत्म कर लेता हूं, उसके बाद आप उत्तर दीजिएगा। मैं आपसे एग्री नहीं करता। आप मत एग्री कीजिएगा, मुझे अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए मित्र, आप मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए, उसके बाद कीजिएगा। देखिए इस देश की राजनीति में आप देखिए राजनीति बोल लेने दीजिए, ठीक है। लारी साहब आप रिपीट कर रहे हैं अपनी बात को, ठीक है, जवाब सुन लेते हैं। बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं, भारत प्रधान जी, प्रेम शुक्ला जी भी, और भी कुछ बोलना चाहते हैं। इस देश में राजनीतिक दुश्मनी की परंपरा वामपंथ के राजनीतिक संस्कृति की देन है। और सुन लीजिए, नहीं इतिहास में नहीं, जब से सुन लीजिए जब से कांग्रेस पार्टी वामपंथियों की गिरफ्त में आई है और यह संयुक्त सरकार से जब से श्रीमती सोनिया गांधी जी ने सत्ता का संचालन अपने हाथों में लिया है, तब से इस प्रकार की कटुता आपको देखने को भारतीय राजनीति में मिलेगी। जब तक अटल बिहारी वाजपेयी थे, आप देखेंगे कि नरसिंह राव की सरकार थी, तब थी पक्ष और विपक्ष में संवाद होता था। वो संवाद वो खत्म हो गया, क्योंकि राजनीतिक दुश्मनी की परंपरा जो है श्रीमती सोनिया गांधी की और लेफ्ट की भारतीय राजनीतिक संस्कृति को देन है। जहां तक हेमंत बिश्व शर्मा का कहना है, वो मियां शब्द का प्रयोग सर वो पहले भी हुआ करता था, और वो बांग्लादेशी और बांग्ला भाषी मुसलमानों के लिए वहां पर यह शब्द प्रयोग किया जाता था, वो आम मुसलमानों के लिए नहीं किया जाता था। अभी लौट कर आ जाते हैं एक बार फिर से। रावण पर इधर उधर नहीं जाते हैं प्लीज, एक सेकंड, ठीक है लारी साहब, दो लोग बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। हो गई आपकी बात, तहसीन पूनावाला जी, ठीक है, एक सेकंड आप सुनिए, एक सेकंड सर सुनिए। रावण पर लौट कर आ जाते हैं, ज्यादा इतिहास में जाएंगे तो वर्तमान की बातें फिर ओझल हो जाएंगी, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रियंका गांधी की ओर से ट्वीट किया गया है तहसीन जी की नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा जी, आप राजनीति और बहस मुबाहसे को गिरावट की कौन सी मंजिल तक लेकर जाना चाहते हैं? आपकी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जो हिंसक और उकसाऊ ट्वीट किए जा रहे हैं, क्या उनमें आपकी सहमति है? ज्यादा समय नहीं बीता, आपने शुचिता की कसम खाई थी, क्या वादों की तरह कस्में भी भूल गए? उनका ये सवाल और ट्वीट आता है, और उसके तुरंत बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से, कांग्रेस केरला की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा लगाकर उनकी भी फोटो से छेड़छाड़ करके उनका ट्वीट किया जाता है। तो फिर ये क्या है? एक तरफ शुचिता वाला ट्वीट हो रहा होता है बड़े सीनियर लीडर्स की ओर से, और दूसरी तरफ आपके ही पार्टी के तमाम ट्विटर अकाउंट की ओर से इस तरह का ट्वीट करते हुए बताया जाता है प्रधानमंत्री को मोदी बिन तुगलक। तो शुचिता का ध्यान हर एक को देना होगा ना। इससे मैं इत्तेफाक रखता हूँ, हर एक व्यक्ति को देना होगा। और आप ही के शो में देख लीजिए, इस शो में मैं मानने को तैयार हूं कि एक साइड से गलतियां हो, दोनों साइड से गलतियां होती है, लेकिन प्रेम भाई मानने को तैयार नहीं, वो बताएंगे कि नहीं हमसे कोई गलती नहीं हो रही। दिक्कत वहां पर आती है। दूसरी चीज चित्रा जी, आप ही के शो में देखिए किस तरह से चिल्लाने लग गए, सब एक दूसरे को अग्रेसिव हो गए। सवाल ये है कि हम शांति से बात क्यों नहीं सकते? हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता, लेकिन हम डिसेंसी के दायरे में रहकर क्यों बात नहीं कर सकते? हम कोई व्यक्तिगत दुश्मन तो नहीं है, लेकिन ये इसलिए हो गया क्योंकि स्तर गिर चुका। और मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, ये स्तर कब उठेगा? जब टॉप की लीडरशिप ये तय करेगी कि हम एक दूसरे को व्यक्तिगत अटैक्स नहीं करेंगे। लेकिन आप सोचिए, जिस बच्चे के बाप की बॉडी नहीं मिली
उसके बाद की बॉडी को सीकर लानी पड़ी माननीय शहीद प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की, जिसकी दादी की बॉडी को छलनी कर दिया गया उनके बॉडीगार्ड्स द्वारा। आज उनको इस तरह के उनकी जान को जोखिम में डालना का काम क्या सही था? दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि कांग्रेस की विधवा की तरह रहोगे, किसका अपमान कर रहे हैं? सभी विधवाओं का। वो सोनिया जी का अपमान नहीं था, वो एक शहीद की पत्नी है, आप उसका अपमान करिए। तो प्रधानमंत्री जी को भी अपनी पद की गरिमा रखनी चाहिए, खड़गे जी को भी रखनी चाहिए, राहुल जी को भी रखनी चाहिए, लेकिन प्रेम शुक्ला जी प्रधानमंत्री भी नहीं बोलेंगे। और एक और जवाब, राहुल गांधी की जान को खतरे में डाल दिया है आप लोगों ने इस तरह का ट्वीट करके, और एसपीजी निकाल दिया उनका, किसी से पीछे नहीं रही। तो अब बीवी श्रीनिवास का जो ट्वीट था उससे प्रधानमंत्री की जान को खतरा। अरे ये तो कहते हैं ना, मोदी तेरी कब्र खुदेगी का नारा बाकायदा कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस के बड़े नेताओं की उपस्थिति में लगाते हैं, और बेशर्मी से कांग्रेस के समर्थक और कांग्रेस के प्रवक्ता उसको डिफेंड करने खड़े हो जाते हैं। लोग तो गाली के बीच में काहे चिल्ला रहे हैं भाई? रजाकारों को इतनी मिर्ची क्यों लग गई भाई? रजाकारों की संतानों की हम रावण वाले मुद्दे पर ही लौट कर आते हैं प्लीज। ये रजाकार वफाद इतने इतिहास में नहीं जाने सर, हमारे पास एक ही घंटे का वक्त होता है दंगल के लिए, इतने इतिहास में नहीं जाने। प्रेम शुक्ला, वारिस पठान जी, प्रेम शुक्ला जी की बात हो जाने दीजिए, मैं आप ही के पास आऊंगी जवाब लेने के लिए प्लीज। मैं सुचिता के अपेक्षा नहीं, मेरी बात नहीं बोलने दिए थे आपने, जब उनको क्यों नहीं रोका? मैं रोक रही हूँ। अरे वारिस पठान जी, पूरा शो लाइव जा रहा है, मैं रोक रही हूँ, ठीक है? इस तरह का आरोप मत लगाइए। प्रेम शुक्ला जी प्लीज, प्रेम शुक्ला जी प्लीज, प्रेम शुक्ला जी प्लीज 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 प्लीज। मेरे बीच में बोलेगा कोई भी, मैं उसके बीच में बोलूंगा। हाँ ठीक है वारिस पठान साहब, अभी सुन लेते हैं, फिर लौट के आपको बुरा लगे, इस्लामीकरण हो गया, अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं बात साफ बोलता हूँ। मेरे बीच तो मैं भी ये पॉलिटिक्स जारी रहेगी। राजनीति की मर्यादा की बात तमाम दलों की ओर से की जाती है, लेकिन दर्शक ये देखें कि मर्यादा का ख्याल कौन रख रहा है। इन सब की तरह आप लोग मेरी बात नहीं मान रहे हैं, लेकिन एक सेकेंड सर, राजनीति में शुचिता और आदर्श की बात हर दल करता है, लेकिन कोई भी दल इस पक्ष में नहीं बोल सकता। नेताओं की भाषा, व्यवहार, आचरण और रवैया अमर्यादित हो, लेकिन कमोबेश हर दल के नेताओं पर ऐसे असंयमित व्यवहार के आरोप लगते रहे हैं। और फिलहाल एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को देते हुए उसके बाद एक टिप्पणी ले लूंगी। देश की राजनीति और नेताओं की संवैधानिक और नैतिक मूल्यों में गिरावट चिंताजनक है, और ऐसी ही एक चिंता आज सुप्रीम कोर्ट ने भी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के वक्त मुफ्त रेवड़ियां बांटने की राजनीतिक संस्कृति के खिलाफ दायर अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर केंद्र सरकार, एमपी सरकार, राजस्थान सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा है कि रेवड़ी यानी कि फ्रीबीज की परिभाषा तय होनी चाहिए और इस पर रोक भी लगनी चाहिए। और पीएम मोदी पहले से भी कहते रहे कि सत्ता के लिए रेवड़ी कल्चर देश को आर्थिक आपदा की ओर लेकर जाएगी। लेकिन मध्य प्रदेश में भी रेवड़ियों की बौछार है, और वैसी ही बौछार राजस्थान में भी है। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी रेवड़ियों के विरुद्ध है, लेकिन नागरिकों को जो है सशक्त करना, यह जो है कल्याणकारी लोकतंत्र में अपेक्षित है। कल्याण, अब देखिए फिर बीच में बोल रहे हैं, अब मैं इनके बीच में बोलूंगा तो आप मुझे रोकेंगे। चित्रा जी, इतना इस्लामी शक्तियों से आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है, जिहादियों से इतना बिल्कुल डरने की जरूरत शुक्ला जी, मुझे लगता है इस तरह की टीवी पर जिहादी क्या शब्द होता है प्रेम शुक्ला जी, ये बिल्कुल गलत आपत्तिजनक बात कर रहा हूँ मैं। मुझे आपत्ति है इस पर, मुझे इस पर आपत्ति है, मुझे इस पर आपत्ति। फ्री की रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी, प्रेम शुक्ला जी, फ्री की रेवड़ी पर रेवड़ी पर मैं उत्तर दे रहा हूँ, वो चिल्ला रहे हैं। और वारिस पठान जी प्लीज, एकदम रेवड़ी तू मैं फंस जाऊंगी, फिर मेन मुद्दे पर बात नहीं हो पाएगी। यही इस देश की दिक्कत है कि जो असल मुद्दे होते हैं उन पर चर्चा नहीं हो पाती है। वारिस पठान जी, प्रेम शुक्ला जी प्लीज। आदत के व्यक्ति को, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, आप कैसे अपेक्षा कर रहे हैं शांति की? ये कौन सी बात? अब संगीत रागी जी आपके पास आते हुए छोड़ दीजिए यहाँ पर किसी एक सेकंड, सबको आप टीवी स्क्रीन पर से हटाइए। ये बिल्कुल गलत तरीका है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। आप लोग अगर एंकर की बात नहीं सुनेंगे और उसके बाद अपनी ही बातें कहते हुए चले जाएंगे, आपत्तिजनक शब्दों के लिए इस चैनल पर, इस जगह पर बिल्कुल भी कोई जगह नहीं है। कृपया शब्दों को तोल मोल कर और सोच समझ कर बोले। संगीत रागी जी, देखिए, फ्री की रेवड़ी तो हर कोई बांट रहा है। देखिए, बिल्कुल इस संस्कृति का तो बिल्कुल मैं शुरू से मानता हूं कि ये घूस की परंपरा है। आप एक प्रकार से आप वोटर्स को आप घूस दे रहे हैं कि हम आपको फ्रिज देंगे, टेलीविजन देंगे, हम ये चीज देंगे, वो चीज देंगे, मोबाइल देंगे, लैपटॉप देंगे। ये सारी चीजें खत्म होनी चाहिए कायदे से। राजनीतिक पार्टियों को नीतियों के आधार पर जाना चाहिए, न कि ये फ्रीबीज के आधार। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं,
ये जो पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम है, उसको किसने खत्म किया? कांग्रेस पार्टी ने खत्म किया। कांग्रेस पार्टी की देन थी। तब क्या मनमोहन सरकार को यह सूझ नहीं आ रही थी कि यह लोक कल्याणकारी योजना है, इसको होना चाहिए? लेकिन अब चूंकि कांग्रेस सारे राज्यों में पिट गई है, उसको लगता है कि हम केंद्र में भी नहीं आ सकते हैं, तो आप ऐसे लोक लुभावन नारे को लेकर के आप जा रहे हैं, ताकि एक कहावत है ना, हु दैट इज डाउन नीड्स फियर नो फॉल। हमको तो भुगतना नहीं है, हम तो सत्ता में आ नहीं रहे हैं, तो हम इतनी चीजें सामने कर दें ताकि सामने जो पॉलिटिकल पार्टी जो संस्थानों को चला रही है या सत्ता में है, उसके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाए। मुझे लगता है कि ऐसी चीजें देश के हित में बिल्कुल ही नहीं है। आप नीतियां लाइए, आप अल्टरनेटिव पॉलिसी क्यों नहीं लाते हैं? हाँ। आप हाउसिंग अल्टरनेटिव पॉलिसी क्यों नहीं आप देते हैं? और उसका आप बजटिंग बना करके जनता के बीच में ले जाइए। ये बातें हर एक दल पर लागू होती है संगीत राजी जी, ऐसा नहीं होगा। एक उंगली आप कांग्रेस की ओर दिखाएंगे तो 3 उंगलियां बीजेपी की ओर भी। मध्य प्रदेश की योजना उठाकर देख लीजिए। सारे ही दलों को सोचना होगा कि अगर फ्री की योजनाएं इस देश के लिए घातक हैं तो उस पर कैसे रोक लगाई जाए और इसके जरिए कम से कम चुनावी फायदा लेने की कोशिश नहीं की जाए। सबको सोचना होगा, कोई भी इस मामले में पीछे नहीं है। फिलहाल आपको मेहमानों का बहुत शुक्रिया। एक बड़ी खबर आ रही है, इसके सीधे हम उसका रुख करेंगे। बड़ी खबर, एशियन गेम्स में भारत ने जीता है हॉकी का गोल्ड मेडल। 22वां गोल्ड मेडल है ये हिंदुस्तान का एशियन गेम्स में। शानदार प्रदर्शन, जापान को 5-1 से हराकर जीता है हॉकी का ये गोल्ड मेडल। और यकीनन शुरू से ही भारतीय टीम जिस तरह से हावी रही, शुरुआत में ही लग रहा था कि ये मैच बेहद शानदार रहने वाला है और आखिर अंत होते होते भारत ने 5-1 से जापान को हरा दिया है। एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन यहां पर भारतीय टीम का। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को 5-1 से हराकर एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीत लिया है और ये अपने आप में बेहद कामयाब सफर हिंदुस्तान का भारतीय हॉकी टीम का। पुरुष हॉकी टीम की ओर से ये गोल्ड मेडल जीता गया है और उम्मीद यही कि कामयाबी का ये सिलसिला यूं ही चलता रहे। टीम को बहुत बहुत बधाई।